वीडियो के अंदर भी हम जो हमारी बंदरगाह है उनसे संबंधित क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। और अब इसके अंदर बात की जाए तो जो हमें ये दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर जो ये प्रमुख बंदरगाह ये शो कर रखी है। और प्रमुख बंदरगाह के अंदर हम कोचीन बंदरगाह की बात कर सके हैं, जो सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह भी कहलाती है। सबसे बड़ा पोत प्रांगण, इसको हिंदी के अंदर पोत प्रांगण और शिपयार्ड बोला जाता है, मतलब कि जहाँ पे जहाज़ों की मरम्मत की जाती है। वैसे तो सारी बंदरगाहों पे मरम्मत की जाती है, लेकिन एक बड़े जो बंदरगाह का दर्जा है वो कोचीन बंदरगाह जो कि केरल की है उसको प्राप्त है। उसके बाद हम बात करें तो जो तमिलनाडु राज्य है उसके अंदर 3 बंदरगाह है। सबसे दक्षिण में जो बंदरगाह है हमारी वो है कोचीन बंदरगाह। इधर जो है वो तूतीकोरिन बंदरगाह है। ये तूतीकोरिन बंदरगाह इधर सबसे दक्षिण में जो हमारी है वो तूतीकोरिन बंदरगाह। उसके बाद ये चेन्नई बंदरगाह और ये एन्नोर बंदरगाह। ये यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है। एक तो ये तूतीकोरिन बंदरगाह है और एक एन्नोर बंदरगाह, ये याद नहीं कर पाते किस राज्य के अंदर। तो आपको पता है तमिलनाडु, तो टी से टूटीकोरिन और एन से एन्नोर, ये आप याद रख लो। ये कोड वर्ड है, अगर आपने याद रखना अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने फोर्स नहीं आपको कि जो मैं बता रहा हूँ वही याद करना है। बस मेरे पास जो है ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप याद करें, आपको इजी लगे तो करो, लेकिन हमने करने सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे जो दक्षिण में हमारी जो बंदरगाह है वो सबसे दक्षिण में बंदरगाह की बात की जाए तो फिर वो तूतीकोरिन है। और चेन्नई बंदरगाह तो तमिलनाडु की राजधानी हो गया। उसके बाद एन्नोर बंदरगाह, टी से टूटीकोरिन, तमिलनाडु और एन से एन्नोर, ये होगी। उसके बाद विशाखापट्टनम की बात करें तो विशाखापट्टनम से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे वो पूछे जाते हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह के, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर है। एक तो भारत की सबसे गहरी बंदरगाह कौन सी है, वो विशाखापट्टनम ही है, सबसे गहरी बंदरगाह। उसके बाद पूर्व की सबसे फेमस बंदरगाह भी यही है, पूर्व की ओर, क्योंकि आपको पता है ये इलाका जो हमारा है पूर्व का है, और इस साइड में जो होता है हमारा वो पश्चिमी इलाका है। ये वाला जो इलाका साइड में जो समुद्र की तरफ है, अरब सागर की तरफ है, ये इलाका हमारा बंगाल की खाड़ी का, ये पूर्व का इलाका है। और पूर्व में सबसे मेन जो बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो सबसे गहरी बंदरगाह का दर्जा प्राप्त है। उसके बाद सबसे प्राकृतिक बंदरगाह, अगर आपसे सबसे पुरानी प्राकृतिक कृत्रिम बंदरगाह की बात की जाए तो वो है हमारी चेन्नई बंदरगाह। सबसे पुरानी कृत्रिम बंदरगाह वो है चेन्नई बंदरगाह। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है इसमें से एन्नोर बंदरगाह का, जो कंप्यूटरीकृत सबसे पहली भारत की सबसे कौन सी बंदरगाह जो कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है वो है एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। इस मतलब कि कंप्यूटर के जरिए इस पे काम किया जाता है सारा जो है। ये हमारी सबसे गहरी बंदरगाह आ गई है। उसके बाद हम बात करें यहाँ से, और भी एक इसमें एक क्वेश्चन और आता है, ध्यान नहीं आ रहा क्या है, डाल्फिन का इलाका बोला जाता है। डाल्फिन, ये जो बंदरगाह हमारी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के राज्य के अंदर की तरफ है, ये थोड़ी सी अंदर की तरफ है। सबसे सुरक्षित बंदरगाह मानी जाती है। भारत की सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुरक्षित बंदरगाह स्थल की ओर से घिरी हुई वो विशाखापट्टनम ही है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य के अंतर्गत है, और उड़ीसा राज्य के अंदर यहाँ पे राउरकेला इस्पात लोहा संयंत्र है ये। और ये क्वेश्चन आता है कि जो राउरकेला इस्पात संयंत्र, जो संयंत्र का मतलब होता है कारखाना, वो कौन सा राउरकेला कारखाना है, वो किस बंदरगाह के सबसे निकट स्थित है, तो वो है पारादीप बंदरगाह के सबसे निकट स्थित है। उसके बाद बारी आती है हमारी कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के अंदर 2 बंदरगाह है हमारी, कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह। जो कलकत्ता बंदरगाह है वो एक नदी है बंदरगाह है, क्योंकि जो हुगली नदी है उसके किनारे पर बनी हुई है। ये अंदर की तरफ है थोड़ी सी। और अगर हमसे पूछा जाए कि पूर्व का भारत का पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है, तो हल्दिया बंदरगाह को इसका दर्जा प्राप्त है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बंदरगाह का जो निर्माण है वो पारादीप बंदरगाह का निर्माण किन बंदरगाहों के कारण किया गया, किसके लिए किया गया, इसका कारण क्या था। तो ये विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है इसकी भीड़ और कोलकाता बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए पारादीप बंदरगाह का निर्माण किया गया था, क्योंकि इन दोनों बंदरगाहों पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी थी, इस कारण से इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन
ये को पोर्ट ब्लेयर तो आपको पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से है। अब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यही होगा कि भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो वो है 13। और छोटी बंदरगाहों की संख्या की बात करें तो वो है हमारी 200 बंदरगाहें। बंदरगाह किसे कहते हैं ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद क्वेश्चन की बात करें कि भारत का कुल कितने विदेशी व्यापार जलमार्गों के जरिए होता है, तो 96%। और प्रमुख बंदरगाहों के जरिए कितना होता है, 76%। ठीक है। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है, या पतन, बंदरगाह और पतन एक ही बात है, वो है हमारी मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह काउंट की जाती है उसके अंदर। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, वो भी हमारी जो मुंबई बंदरगाह है उसी को ही हमारा प्रवेश द्वार कहा जाता है, मुंबई को। वर्तमान समय में मुंबई बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए कौन सी, वर्तमान के अंदर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जिसको इस मुंबई बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए बनाया गया है। उसके बाद नावा सेवा बंदरगाह को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये महाराष्ट्र राज्य, तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर है नावा सेवा और मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। उसके बाद किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार का दर्जा प्राप्त है, तो आपको पता है कांडला बंदरगाह, जिसको मुक्त व्यापार का दर्जा प्राप्त है। स्वतंत्रता के पश्चात विकसित किए गए पहला बंदरगाह कौन सी थी, स्वतंत्रता के पश्चात प्राप्त जो विकसित की थी वो थी हमारी कांडला बंदरगाह, जिसका निर्माण किया गया था। कौन सी बंदरगाह जवारीय पतन है, वो जवारीय यही है, मुक्त व्यापार भी इसी को प्राप्त है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, आपको बता दिया मैंने, गुजरात राज्य के अंदर हमारी कांडला बंदरगाह स्थित है। मार्गोवा किस राज्य में है, ये भी आपको बता दिया। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य के अंदर है। भारत की सबसे गहरी, ये भी इसी के अंदर आ गई। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सी बंदरगाह स्थित है, मैंने आपको बताया था कि डॉल्फिन, मेरे नाम नहीं याद आ रहा था, अभी मेरा क्लियर हुआ यहाँ से क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा। तो डॉल्फिन नोज नामक चट्टान, जो यहाँ पे यहाँ पे डॉल्फिन नोज नामक चट्टान है, उसके पीछे विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तो डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सी बंदरगाह, विशाखापट्टनम, जो भारत की सबसे गहरी बंदरगाह का दर्जा प्राप्त है इसको। भारत की कृत्रिम बंदरगाह कौन सी है, वो है चेन्नई बंदरगाह। भारतीय समुद्र व्यापार का पूर्वी द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है, हल्दिया बंदरगाह को, जो कि कोलकाता के अंदर है। हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी है, इस बात को याद रखना हमने। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह है, आपको पता है नदिया बंदरगाह है, ये हुगली नदी के किनारे पर स्थित है, अंदर की तरफ है ये। कौन सी बंदरगाह खुला सागरीय बंदरगाह कहलाती है, वो है चेन्नई बंदरगाह। खुला सागरीय बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है, जो कि खुले सागर के अंदर है। भारत के पूर्व तट पर सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम, सर्वश्रेष्ठ है प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह है। उसके बाद भारत का एकमात्र मशीनीकृत बंदरगाह कौन सा है, तो वो है हमारा जो मुंबई के अंदर है नावा सेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का दर्जा प्राप्त है। ये जो बंदरगाह है हमारी, ये मशीनीकृत बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यहाँ पे। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी शिपयार्ड बंदरगाह कौन सी है, वो हमारी है जो कोची बंदरगाह मैंने बताया था इधर, जो केरल के अंदर है। उसके बाद भारत की सबसे पुरानी कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह आ गया। हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह का नाम कोलकाता हल्दिया भी आ जाता है इसके अंदर। कोची बंदरगाह किस स्थान पर, किस तट पे है, तो मालाबार तट पर। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ एक बार। मालाबार तट की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा। ये जो हमारा तट है ये आपको दिखाई दे रही है, ये मालाबार तट है, और ये कन्नड़ तट हो गया और ये कोंकण तट हो गया। ये मालाबार तट है, जो कोचिन बंदरगाह हमारी मालाबार तट पे है। ये कोंकण तट हो गया, सॉरी कन्नड़ तट हो गया, और ये कोंकण तट हो गया। उसके बाद एक पूछा जाता है कोरोमंडल तट कौन सा है, तो ये हमारा जो है ये कोरोमंडल तट है, जो हमारा पूर्वी के अंदर है, नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के कुछ भाग तक है, वो हमारा कौन सा है, कोरोमंडल तट। ये कोरोमंडल तट आ गया। उसके बाद बस आप इतना याद रख लो, ये उत्तरी सरकार जरूर याद रखना, क्योंकि 9th क्लास के अंदर क्वेश्चन आता है उत्तरी सरकार। तो ये हमारा जो तट है ये उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मतलब ये तट की बात की जा रही है, मैं थोड़ा समुद्र के अंदर ज़्यादा एंट्री कर गया। ये वाला इलाका है उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। ये आपने इधर नहीं शो करना है, इधर शो करना है। ये आपको दिखाने के लिए बता रखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोर्शन है तट का, ये उत्तरी सरकार का है, और ये कोरोमंडल तट का आ गया इधर से।
और यहाँ पे बात करें तो ये मालाबार तट आ गया हमारा, और उसके बाद जो ये आ गया हमारा कन्नड़ तट, ये कोंकण तट आ गया। ठीक है, और उसके बाद कुछ और 2-4 क्वेश्चन है जो पेंडिंग रह गए हमारे, वो भी हमने करने ज़रूरी है। उसके बाद बात की जाए हमारे जो बंदरगाहें थी, उन बंदरगाहों के अंदर हमारा भारत की किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार का क्षेत्र घोषित कर रखा है, ये भी हमने बता दिया है। उसके बाद कौन सी बंदरगाह सबसे बड़ा प्रोत प्रांगण के नाम से जानी जाती है, तो ये भी आ गया। और उसके बाद कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुदेरमुख की बात की जाए तो भाई कर्नाटक के अंदर कुदेरमुख जो कोयले की खान है, और ये तापीय ऊर्जा संयंत्र भी है, तो कुदेरमुख में बता देता हूँ आपको, इधर सिक है। और यहाँ पे जो बंदरगाह हमारी वो है इधर सिक है, वो न्यू मंगलोर बंदरगाह है, जिससे इसका निर्यात किया जाता है सामान का। किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह है, तो आपको बताया था मैंने, मुंबई राज्य के अंदर। और सबसे प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में सबसे अधिक है, तो वह हमारी तमिलनाडु राज्य के अंदर। किस राज्य में सर्वाधिक प्रमुख बंदरगाह, ये हो गया क्लियर। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश के अंदर है। उसके बाद देश का सबसे बड़ा कंप्यूटरीकृत जो बंदरगाह वो कौन सा था, एन्नोर बंदरगाह, जो मैंने बताया था एन्नोर बंदरगाह। उसके बाद बस सबसे बेस्ट आपको पता ही है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट जो है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जो बंदरगाहों के नाम है। एक तो है हमारा जो मार्म गोवा, वो कि गोवा के अंदर है। न्यू मंगलोर याद रखना है, तो कर्नाटक की राजधानी बंगलोर, तो बंगलोर से हो जाएगा। कोची बंदरगाह हमारी केरल राज्य के अंतर्गत है। उसके बाद जो हमारी जो एन्नोर और तूतीकोरिन है, तो तमिलनाडु लिखते जब है TN, तमिलनाडु, तो T से टूटीकोरिन हो गया, N से एन्नोर हो गया। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है पारादीप बंदरगाह। हमें उड़ना है तो हमारे पास पर होनी चाहिए, तो इसलिए उड़ना उड़ीसा और पारादीप हो गया यहाँ से। कोलकाता और हल्दिया, ये जो हमारा वैसे भारत का प्रमुख द्वार किसे बोला जाता है, तो मुंबई को बोला जाता है, लेकिन पूर्वी बोला जाए तो हल्दिया को इसका दर्जा प्राप्त है। ये आपके सारे क्वेश्चन तो जो थे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमारे बंदरगाहों से संबंधित ये थे। एक क्वेश्चन आता है कि 18वीं सदी के बाद किन बंदरगाहों का जो महत्व है वो खत्म हो गया था, तो सूरत बंदरगाह और मछलीपट्टनम। सूरत बंदरगाह हमारी यहाँ थी और मछलीपट्टनम इधर है आंध्र प्रदेश के अंदर। इनका महत्व कम हो गया था जिस टाइम अंग्रेज जब भारत के अंदर थे, तो इन बंदरगाहों के जरिए वो व्यापार करते थे उस समय। लेकिन धीरे धीरे इन दोनों बंदरगाहों का, जो सूरत बंदरगाह गुजरात के अंदर है और मछलीपट्टनम जो यहाँ पे थी, इनका महत्व धीरे धीरे कम हो गया और इनका स्थान ले लिया था मुंबई कोलकाता बंदरगाहों ने। ये बंदरगाहें फेमस हो गई थी। या महत्व ये पूछे किन का महत्व कम हो गया था, या हाशिया पर कौन सी चली गई थी। हाशिया होता है किसी को बाहर धकेलना किसी काम से, तो वो थी सूरत और मछलीपट्टनम। उसके बाद किन का महत्व बढ़ा था, मुंबई और कोलकाता बंदरगाहों का। ये क्वेश्चन थे आपके, इनसे संबंधित आपका टेस्ट लिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे इनपुट किए गए हैं, इससे एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लगभग आपका 50 क्वेश्चन का पेपर बनेगा। तो आपसे आशा करता हूँ कि आप इनको अच्छी प्रकार से याद करें। कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कोई चीज़ नहीं समझ में आई, मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ। वैसे मैंने इस वीडियो के अंदर भी अपनी ओर से पूरी कोशिश की है, और मैं ये जो जल्दी से बोल रहा हूँ इसका कारण ये है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है। और ज़्यादा लंबी का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा MB की बात की कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और आपको मुझे पता है कि कुछ बच्चों के पास ऐसे मोबाइल नहीं है जिनके पास इतनी हाई लेवल की वीडियो वो शो कर पाए या देख सके। और मैं सभी बच्चों को ध्यान में रखकर इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस कारण से मेरे पास टाइम कम है और बात मेरे को ज़्यादा बतानी है, इसी कारण से मैं मेरी जो स्पीड है वो तेज़ कर रखी है। तो आप इसको स्लो करके देखो या रोक के देखो, इसको करें ज़रूर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपके आने वाले टाइम के लिए भी, क्योंकि आप जब पेपर देने जाओगे तो इनसे बाहर अगर जो क्वेश्चन आते हैं वो इनमें से ही क्वेश्चन पुट के जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इनको अच्छी प्रकार से करेंगे और अपने टेस्ट के अंदर मार्क्स द बेस्ट बहुत अच्छे लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।